हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर हम आईआईटी जेई के हिसाब से देखें या फिर हम आपके जो मतलब बोलें कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो यहाँ से इस चैप्टर का जो है एक्चुअली शुरू होता है। ठीक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कम से कम इसमें से हर साल जेई मेंस में भी पूछा जाता है और एडवांस में भी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप लोग ढंग से करिएगा। ठीक है जी। तो टॉपिक का जो नाम है वो है हमारे पास एरर्स। देखिए देखिए, एरर कब आती है? एरर तब आती है जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें हमारे पास एरर आती है। एरर का मतलब ये है कि जो हमारी जो ट्रू वैल्यू है उससे हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी डेविएट कर रही है। ठीक। तो एरर का मतलब क्या है? Error means the deviation of observed value from the true value। ट्रू वैल्यू से ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी डेविएट कर रही है, जब जो डेविएशन होती है उसकी, उसको कहते हैं हम एरर। लेकिन इसका बस खाली यही मतलब नहीं है कि हमारे पास हम बस वो डिफरेंस ले लें और बता दें जी इतनी एरर है, फिर तो बड़ा इजी हो गया। हमारे को एरर्स जो है वो जो हमारा डेटा है उसमें हमें ये भी देखना होता है कि हमारी अगर वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास ट्रू वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि ट्रू वैल्यू एक्चुअली कितनी कितनी रेंज के बीच में फॉल कर रही है। तो इसका मतलब एरर जो है वो जस्ट कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें और भी आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी हम कोई रेप्लिका बनाते हैं किसी चीज़ का, तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ जो होती है डेविएशन आती है ट्रू वैल्यू से, और उसको हम कहते हैं एरर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 9.8, ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू होती है जी की, आपको पता है। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे पास जी की वैल्यू आई, वो आई हमारे पास, इधर मैं एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ, इधर टी लिख देता हूँ, ट्रू वैल्यू वो आ रही है हमारे पास 7.99 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बोलेंगे यार कि ये वैल्यू जो है ये जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये गलत है। ठीक है, अब तो इससे कुछ ना कुछ वैल्यू डेविएट किया, इसका मतलब जो हमारी कैलकुलेशन है इसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो वो एरर के लिए हम जो है वो ये सेक्शन पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग एरर निकालें, कैसे हमें पता कैसे चले कितनी एरर है, वो किस वजह से आ रही है, वो भी हमें पता चलना चाहिए ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है, इसके आगे आता है टाइप्स ऑफ एरर्स। देखिए एरर की मेन टाइप्स जो होती हैं, अगर आप जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि एरर का प्रॉपर एक पूरा चैप्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे तो छोटा ही टॉपिक है। ठीक है, पहला आता है हमारे पास कांस्टेंट एरर। सेकंड आता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। देखिए, ठीक है, उसके सिस्टमैटिक एरर में हमारे पास बड़ी सारी इसके पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, मैं इसके बारे में आपको अभी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ज़रूर। उसके बाद आता है हमारे पास इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ये सारे सिस्टमेटिक एरर में हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसी में पर्सनल एरर। ठीक है जी, उसके बाद अगला जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास रैंडम एरर्स।
उसके बाद हमारे पास लीस्ट काउंट एरर, उसके बाद हमारे पास ग्रॉस एरर। अब देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा भी बताता हूँ, देखिए है क्या। देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास कांस्टेंट एरर। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास कांस्टेंट एरर। ठीक है, अब कांस्टेंट एरर क्या है? देखिए ऐसा एरर जो बस या तो पॉजिटिव हो या बस नेगेटिव हो, उसको कहते हैं हम कांस्टेंट एरर। ठीक है, तो या तो जैसे हर कांस्टेंट एरर मतलब 9.8 से जितनी भी हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं सारी की सारी छोटी ही आ रही हैं, तो हम बोलेंगे कि एरर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है और कांस्टेंट भी है, यानी कि हर एक वैल्यू में एक ही एरर आ रही है, तो उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट एरर। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। देखिए सिस्टमैटिक एरर ये है कि जैसे हम बाई चांस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो सही नहीं है, अगर इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट है, ठीक है, तो फिर हमारे हम रीडिंग नहीं ले सकते सही। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने थर्मोमीटर से किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना शुरू किया, लेकिन आपको लगा कि वहाँ पे जो मरकरी है वो टूटा हुआ जरा सा, तो अगर आप वहाँ से उससे रीडिंग लोगे तो आपकी रीडिंग जो है वो गलत आएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास सिस्टमैटिक एरर में आता है इनपरफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब किस हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देयर आर सो मेनी वेज। ठीक है, सिंपल पेंडुलम से करते हैं, केटर पेंडुलम से करते हैं, और बड़ी चीज़ों से करते हैं, बार पेंडुलम से भी कर सकते हैं। तो वहाँ से उनमें से एक बाई चांस मैंने कोई नई टेक्निक लगाई और वहाँ से मेरे को पता चला कि यार इस टेक्निक से भी निकल सकती है, तो हो सकता है वो टेक्निक ही सही ना हो, तो जब प्रोसीजर मेरा सही ना हो तो उससे भी होता है। फिर आता है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर का मतलब ये है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट, कोई चीज़ को ढंग से कर ही नहीं रहे, वी आर नॉट सीरियस, और हमने प्रॉपर दिल से जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है, ढंग से ऑब्जर्वेशन ली, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर। सिस्टमैटिक एरर देखिए ये एक ऐसी एरर है जिनको हम सही कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सही कर सकते हैं, टेक्निक अच्छी यूज़ कर सकते हैं, या फिर खुद भी ढंग से बिल्कुल रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है एनसीईआरटी का। मान लीजिए आप किसी का फीवर चेक करना आपको, तो फीवर चेक करने के दो तरीके हैं। कई बार क्या होता है, आर्म पिट के नीचे रख देते हैं थर्मोमीटर, और कई बार मुंह में जो है थर्मोमीटर को पुट करते हैं और वहाँ से भी टेम्परेचर पता कर। तो दोनों मेथड से आपको तो टेम्परेचर पता करना बॉडी का, लेकिन दोनों मेथड से आपको आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर आएगा, तो और गलत भी आ सकता है अगर आप आर्म पिट के नीचे रखते हो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, हाउ यू प्रोसीड द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी, ये बड़ा मैटर करता है कि कौन सा प्रोसेस। उसके बाद आता है हमारे पास रैंडम एरर्स। ठीक है, अब जो रैंडम एरर्स हैं, रैंडम एरर्स ऐसी एरर्स हैं जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, कभी बढ़ सकती है, कभी कम हो सकती है। ठीक है, वो ये ऊपर जो जितने भी कारण हैं उनके किसी भी कारण की वजह से हो सकती है रैंडम एरर, लेकिन उसमें ये है जैसे कांस्टेंट में तो था जी कांस्टेंट ही रहेगी इतनी है, लेकिन रैंडम में है कोई पता नहीं है कब बढ़ेगी कब कम होगी वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है हमारे पास लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट एरर क्यों आया, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी छोटी वैल्यू मेजर कर सके, ये मैं आपको पहले बता दूंगा। मान लीजिए ये स्केल है, मान लीजिए स्केल आपका सिंपल स्केल जो होता है, ये 0 है, ये 1 है, ये 10 डिविजन्स हैं, 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो मैं लिखूंगा जो लीस्ट काउंट है इसका, लीस्ट काउंट लिखूंगा 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन कितनी दे रही है, कम से कम कितनी मेजरमेंट कर रहे हैं हम, कितनी वैल्यू से मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इसका 0.1 सेंटीमीटर। अब
मान लेते हैं आपके पास कोई कोई क्वांटिटी है, ठीक है, कोई चीज़ है, किसी किसी पार्टिकल का साइज़ है, वो साइज़ जो पार्टिकल का है वो है जी पॉइंट 2.337 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो 0.1, इसका मतलब एक ही डेसिमल प्लेस तक आपको रीडिंग देगा। आपके इंस्ट्रूमेंट से या तो 2.3 रीडिंग आएगी या तो 2.4 रीडिंग आएगी, 2.337 तो नहीं आएगी। इसका मतलब अगर इसको माइनस करोगे तो इतना एरर तो पक्का है इसमें, है ना, इतना एरर तो 100% इसमें आ जाएगा। इस एरर को कहते हैं हम लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता ग्रॉस एरर। देखिए ग्रॉस एरर ऐसी एरर है, इन सारी एरर का मिक्सचर, या ऐसी एरर जो सब कुछ हमें पता ही नहीं किस वजह से, ठीक है, जिसकी वजह ही पता नहीं है, उस एरर को हम कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकते। इन एरर को हमारे को साथ में रहना ही, लेकर ही चलना पड़ता है। ये एरर कम से कम हो सकती है, रैंडम एरर को भी कम से कम कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लें, ठीक है। इसलिए एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं ताकि हमारे पास जो है एक्यूरेट आंसर जो है वो आ पाए, ठीक है जी। तो ये हो गया एरर के ऊपर। ये कोई आप लोग किसी भी बुक से पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा। चलिए अब जो मेन चीज़ आ गई उसके बारे में शुरुआत करते हैं। अब एरर की कैलकुलेशन करने के लिए कुछ अलग अलग तरह की हमारे पास एरर्स आती हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है मैं इसका नाम लिख देता हूँ। टॉपिक आपके पास आ गया मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। फिर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़नी, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है और इसलिए इसको एंड तक पढ़ना जरूर। अब देखिए मीन तो आपको पता है। मान लीजिए वी डिड एन एक्सपेरिमेंट, हमने एक्सपेरिमेंट किया टू मेजर क्वांटिटी ए। कोई एक क्वांटिटी है जिसका नाम ए है, वो ए कुछ भी हो सकता है। हमने उसको मेज़र किया, ठीक है। मेज़र करने पे हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ आई, A1, A2, A3, एन नंबर ऑफ वैल्यूज़। बड़ी मैंने कहा कि हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती हैं और उसमें ये वाली सारी हमारी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब एक तो हमारे पास होता है कि हमारे पास ट्रू वैल्यू पता हो, ठीक है। अब पहले इफ़ वी नो ट्रू वैल्यू, अगर हम ट्रू वैल्यू जानते हैं तो जो परसेंटेज एरर आती है वो क्या आती है, मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू इसको, सॉरी ऊपर यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एरर होती है, लेकिन वो तब होती है जब हमें ट्रू वैल्यू पता हो, और यहाँ पे फिर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो इनका मीन लेके कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को ट्रू वैल्यू का पता ही ना हो, तो फिर हम जो ए मीन है उसको ट्रू वैल्यू लेते हैं। सबसे पहला मीन वैल्यू, तो हम मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ए मीन अगर निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, मीन आपको निकालना आता है, सारी वैल्यूज़ को ऐड सम करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करते हो तो मीन आ जाता है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। फिर हम इसको ही ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं समीशन की फॉर्म में, सम ऑफ, ये इसका मतलब होता है सम, ठीक है। सम और किसका सम, ए एन का सम है ना, इसको मैं ए आई लिख देता हूँ। और कहाँ से चलना हमने, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, इसका मतलब ये है, और डिवाइड बाय एन तो आएगी,
इसका मतलब ये है कि हमने पहले i इक्वल टू 1 पुट करना है, a1 मिल जाएगा, प्लस प्लस, फिर i इक्वल टू 2 पुट करना है, a2 मिल जाएगा, फिर 3, फिर 4, वो कहाँ से कहाँ तक चलना, 1 से लेकर n तक, तो सबमिशन ईजी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट वैल्यूज एंड द ऑब्जर्व एंड द मीन वैल्यू लिखते हैं, ज़्यादा बेटर। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहला डेल्टा A1, डेल्टा A1 का इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज भी लिख सकते हो आप। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या है, यानी कि एब्सोल्यूट एरर A1 मॉड ऑफ A1 माइनस A मीन। तो जो पहली वैल्यू होगी हमारे पास, पहली, उसको हम मीन से माइनस कर देंगे, या मीन को उससे माइनस कर देंगे। मॉड का मतलब है चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपने जो वैल्यू लिखनी है वो प्लस में ही लिखनी है, क्योंकि हो सकता है मीन ज़्यादा बड़ा हो ये छोटा हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह से A2 में क्या आएगी, A2 माइनस A मीन। ऐसे ही A3 में क्या आएगी, A3 माइनस A मीन, एंड सो ऑन। जो nth हमारे पास है वो, उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी, AN माइनस A मीन। ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसका मैं आपको ज़रूर एक एग्जांपल दूंगा और उससे हम करेंगे। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई एब्सोल्यूट एरर भी पता चल गई हमारे को। आगे पढ़ेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, देखिए हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आई डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये सारी की सारी एब्सोल्यूट वैल्यू थी, एब्सोल्यूट एरर थी। अगर इनका मीन ले लें इन सब का, तो हम बोलेंगे उसको मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ऐसे लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर इज द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, डेल्टा A मीन लिखते हैं उसको, मीन एब्सोल्यूट एरर को, वो क्या आ जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और सबको ऐड कर दो डेल्टा AN और डिवाइड बाय n। ठीक है, समीशन की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो समीशन की फॉर्म में क्या आ जाएगा, समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n डेल्टा AI अपॉन n। आपको इसका मतलब समझ आ ही गया होगा, हमने बस 1 के लिए लिखने का तरीका है, बस शॉर्ट में लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको कहते हैं हम डेल्टा A मीन या मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर ठीक है, जो भी हमने किया। अब इसमें ऐसा माना जाता है जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी, वो A मीन प्लस डेल्टा A मीन और A मीन माइनस डेल्टा A मीन के बीच में लाई करती है। मतलब आपका ट्रू, आपकी A मीन हमने वैल्यू मानती, उसमें ये ऐड कर दो, उसमें ये सब्ट्रैक्ट कर दो,
वो जो दो वैल्यू आती है उनके बीच में आपकी सही वैल्यू कहीं ना कहीं एक्चुअल में लाई करती है, ये मतलब है इसका। ठीक है जी, ठीक है, ये जब आप एग्जाम्पल करोगे तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, ये बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव एरर किसके बराबर है? रिलेटिव एरर इज डिफाइंड as the ratio of mean absolute error and the arithmetic mean। अर्थमेटिक मीन का मतलब जो ट्रू वैल्यू हम उसको मानते हैं। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है क्योंकि ये हमारे को परसेंटेज बताता है कि कितना डेविएशन हो रही है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। उसके बाद परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है? मतलब रिलेटिव एरर की अगर मैं को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर आ जाता। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन इंटू 100। तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर, इस तरीके से परसेंटेज एरर आ जाता हमारे पास। ठीक है जी, तो ये कुछ एरर हैं। इसमें जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी पढ़ेंगे। ये तो सिंगल क्वांटिटी है, मान लो आप चार क्वांटिटीज़ डेंसिटी मान लो मेजर करनी है, अपना डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो आपको उसके लिए मास भी मेजर करना पड़ेगा, वॉल्यूम भी मेजर करना पड़ेगा। वॉल्यूम में भी आएगी एरर और मास में भी आएगी एरर, तो आप लोग उसको लिखोगे कैसे? ठीक है, दोनों के एरर को कैसे कंबाइन करोगे ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जानबूझ के क्वेश्चन जो है वो इजी थोड़ा सा ले रहा हूँ। हमारे पास कोई क्वांटिटी है ए, उसको हमने मेज़र किया। ठीक है, उसकी तीन वैल्यूज़ आई। A1 इज इक्वल टू 1.4, A2 इज इक्वल टू 1.2 एंड A3 इज इक्वल टू 1.2। ये तीन वैल्यूज़ आई। अब मैं इसमें सारी आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के बताऊंगा। ठीक है जी, देखिए कैसे। सबसे पहले तो ए मीन निकालेंगे। ए मीन निकालेंगे 1.4 प्लस 1.2 प्लस 1.2 डिवाइड बाय 3। तो ये कितना बना? 1.2 1/2.4 2.4 और 1.4 3.8 बन गया। ठीक है जी, तो इसको 3 से डिवाइड करिए। तो 3.8 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा एक डेसिमल और जो है वो बढ़ा सकते हैं, और ये बचे आपके पास 2 और 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.26 के अराउंड। तो ये हमारी, इसी को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। ठीक है, ओके। अब एब्सोल्यूट एरर, अब एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो सारी क्वांटिटी में निकालना पड़ेगा। डेल्टा A1 निकालो पहले। डेल्टा A1 क्या आएगा? 1.4 माइनस 1.26। डेल्टा A2 क्या आएगा? 1 पॉइंट, क्योंकि दूसरा है 1.2 माइनस 1.26।
डेल्टा ए थ्री निकालोगे वो क्या आ जाएगा, वन, वो भी 1.2 है, -1.26। ठीक है, ये मोड है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप यहाँ देखो, इन दोनों का डिफरेंस करोगे कितना आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा 0.14। ये कितना आ गया 0.06, और ये भी कितना आ गया 0.06। ये तीनों के एरर आ गई। देखिए 1.26 आपकी मीन वैल्यू थी, और जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है 1.4 टू 1.2 1.2। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से मीन एब्सोल्यूट एरर भी लिख सकते हैं। और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आती है, इन सब का मीन ले लो। ठीक है, डेल्टा ए मीन 0.14 प्लस 0.06 प्लस 0.06 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, डिवाइड बाय 3। इसको ऐड करिए, 6 और 6 12, 12 और 4 16, और 1 0.26। ठीक है, डिवाइड बाय 3। तो 26 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18, और तो 8.66, 0.8 0.086 जो है इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है जी, ये आपकी ए मीन आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपकी ट्रू वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, इसका मतलब ट्रू वैल्यू लाई करेगी ए मीन है 1.26 प्लस 0.086 और 1.26 माइनस 0.086। तो इसको ऐड करिए, कुछ वैल्यू आएगी आपके पास, और इसको सब्ट्रैक्ट करिए तब भी कुछ वैल्यू आएगी आपके पास। मैं इसको ऐड ही कर देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 6, और ये आ गया 4, 6 एंड 3, 1.346, और यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास 4, और ये आ जाएगा आपके पास इधर 0 और 4, और यहाँ पे आ गया 5, और 15 में से 8 गए 7। ठीक है जी, 7, और ये आ गया आपके पास 1। तो ये आ गया आपके पास 1.174 और 1.346 के बीच में आपकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी। ठीक है जी, इसी तरीके से आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हो। ठीक है, रिलेटिव एरर कैसे आती है, वो आती है डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। तो डेल्टा ए मीन क्या है आपके पास, डेल्टा ए मीन हमने निकाला, वो आया 0.086, और ए मीन जो है वो आया 1.26। ठीक है, अब इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास 10 वैल्यू तो आपको 10 के 10 को ऐसे ही मल्टीप्लाई करके और ऐसे ही ऐड करके आपको आंसर जो है वो फाइंड आउट करना। ठीक है जी, तो आज हम यही सब करेंगे, यहीं तक करेंगे सॉरी, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में परसों जो है हम आगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो करेंगे। अदरवाइज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बाद ही अच्छे क्वेश्चन जो है हमारे पास बनेंगे। ओके।